नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जो कि आता है शिक्षा मनोविज्ञान की ओर से। और वो टॉपिक है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। जी हाँ, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो सब कुछ जानेंगे इस क्लास में। आइए जानते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अभिसारी चिंतन से। क्या होता है अभिसारी चिंतन, इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो इसकी सामान्य परिभाषा जानते हैं पहले। अभिसारी चिंतन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए एक ही सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें व्यक्ति एकल दिशा में तार्किक ढंग से विचार करता है। ठीक है, ये इसकी सामान्य परिभाषा थी। इसमें यह बताया गया कि इसमें क्या करते हैं, केवल एक समस्या को पकड़ लिया जाता है और उसके समाधान के बारे में खोजने के बारे में प्रयास किया जाता है, तार्किक ढंग से विचार किया जाता है। आइए जानते हैं जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा क्या कहती है। तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी चिंतन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ज्ञात तथ्यों और तर्कों के आधार पर एक सही और निश्चित उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करता है। यह चिंतन तार्किक और विश्लेषणात्मक होता है। जी हाँ, आइए जानते हैं आगे। अभिसारी चिंतन का अर्थ, यह चिंतन प्रक्रिया किसी समस्या के हल के लिए पहले से ज्ञात तथ्यों तथा सूचनाओं का उपयोग करके एक निश्चित सही समाधान तक पहुंचने का प्रयास करती है। इसका उपयोग गणित, विज्ञान, तर्क आधारित विषयों में अधिक होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अभिसारी चिंतन का अगर देखा जाए मोटा मोटा क्या अर्थ निकलता है, तो यह एक चिंतन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या का हल जो हम ज्ञात करते हैं वो पहले से ज्ञात तथ्यों और सूचनाओं का उपयोग करके एक निश्चित समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, निश्चित समाधान को ढूंढते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किस विषय के अंतर्गत? तो गणित, विज्ञान और तर्क आधारित विषयों में इसका प्रयोग अधिक होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अभिसारी चिंतन का अर्थ और परिभाषा क्या है। आइए जानते हैं अभिसारी चिंतन की विशेषताएं। अभिसारी चिंतन की विशेषताएं, तो पहली विशेषता है एकल समाधान पर केंद्रित। इसमें एक सही उत्तर प्राप्त करने का प्रयास होता है। दूसरी विशेषता तार्किक और विश्लेषण। इसमें तार्किक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। तो तीसरी विशेषता है सीमित सोच प्रक्रिया। इसका दायरा सीमित होता है और यह रचनात्मकता पर उतना जोर नहीं देता। उदाहरण, गणितीय समस्याओं का हल करना, सही उत्तर चुनना, वैज्ञानिक प्रयोग में विशिष्ट परिणाम प्राप्त करना आदि। तो आपने इसकी जानी तीनों विशेषताओं के बारे में कि यह तार्किक चिंतन पर अधिक जोर देता है और विश्लेषण करने पर ज़्यादा जोर देता है। यह रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को इग्नोर करता है, उतना जो है इस पर बल नहीं प्रदान करता है। ठीक है, गणितीय समस्याओं को जब हम हल करते हैं, मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य रूप से उत्तर को प्राप्त करना होता है, आंसर को प्राप्त करना होता है। ठीक है, और वैज्ञानिक प्रयोग में भी विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के बारे में वैज्ञानिक सोचते हैं कि एक निश्चित परिणाम तक वह पहुंच जाए। कोई भी शोध कार्य करता है, जब साइंटिस्ट है ना, कोई रिसर्च कार्य करता है, तो वह क्या प्रयास करता है कि किसी जो है रिजल्ट पे वो पहुँचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे जानते हैं। आइए अब जानते हैं अपसारी चिंतन क्या होता है, इसकी परिभाषा और अर्थ क्या है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो सामान्य परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। अपसारी चिंतन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या के कई संभावित समाधान या उत्तर खोजने का प्रयास करता है। अभिसारी चिंतन में क्या होता था कि किसी एक समाधान को ढूंढते हैं, अब यहाँ पे कई समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसमें रचनात्मकता और मौलिकता अर्थात क्रिएटिविटी है ना, और मॉरलिटी पर अधिक ध्यान दिया जाता है। गेटजेल्स और जैक्सन के अनुसार जानते हैं, अपसारी चिंतन समस्या को हल करने के लिए विभिन्न दिशाओं में सोचने की क्षमता को विकसित करता है और रचनात्मकता का आधार बनता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें किस बात का ध्यान रखा गया है? रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी। ठीक है, जबकि जो अभिसारी चिंतन होता है वहाँ पे क्रिएटिविटी को इग्नोर किया जाता है।
तो इस तरह से अगर कोई बच्चा जब सोचता है ना, क्रिएटिव स्टूडेंट्स जो होते हैं, है ना, क्रिएटिव चाइल्ड जो होता है, रचनात्मक बालक जिसे कहते हैं, उनमें ये विशेष रूप से विशेषता पाई जाती है। कैसी? अपसारी चिंतन की, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग की। कई नई चीज़ों को बनाने का वो प्रयास करते हैं, कई नई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं किसी समस्या का, किसी एक प्रश्न को वो कई तरह से हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब चीज़ किसका एग्जाम्पल है? ये सभी चीज़ें एग्जाम्पल हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग का, अर्थात अपसारी चिंतन का। आइए आगे जानते हैं, अपसारी चिंतन के अर्थ को समझते हैं। यह चिंतन प्रक्रिया समस्याओं के अनेक दृष्टिकोणों से समाधान खोजने की कोशिश करती है, जिसमें नवीन और अनोखे विचार उत्पन्न होते हैं, है ना, ये वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, नवीन अनोखे विचार उत्पन्न होते हैं। इसका उपयोग कला, साहित्य, नवाचार और अनुसंधान में अधिक होता है। ठीक है, तो अपसारी चिंतन के बारे में आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या किया जाता है, समस्या पे चिंतन किया जाता है और ऐसे दृष्टिकोण को अपनाया जाता है जिससे कि समस्या के कई समाधान हमें प्राप्त हो सकें, है ना। इसमें नवीनता होती है और इसमें कुछ नए विचार भी उत्पन्न होते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है? कला में, साहित्य में, नवाचार और अनुसंधान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं अपसारी चिंतन की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता, अनेक समाधानों की खोज। ठीक है, अपसारी चिंतन का मतलब ही ये होता है कि कई प्रकार से सोचना, है ना, खुले माइंड से सोचना, हर समस्या के हर पहलू के बारे में सोचना। तो यहाँ पे क्या होता है? अनेक समाधानों की खोज होती है। इसमें एक से अधिक संभावित उत्तर या समाधान खोजे जाते हैं। देखिए, जो मुख्य रूप से लिखित परीक्षा होती है, ये किसका एग्जाम्पल माना जा सकता है? ये अपसारी चिंतन का एग्जाम्पल माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे बालक क्या होता है? मुक्त होता है अपने उत्तर को लिखने के लिए, व्याख्या करने के लिए अपने हिसाब से। लेकिन जब हम ऐसे प्रश्न को हल करते हैं जो कैसे हों? MCQ टाइप के, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न को हल करते हैं, तो क्या हम अपनी आप को व्यक्त कर सकते हैं अपने शब्दों को? तो वहाँ पे हम अपने शब्दों को बिल्कुल नहीं व्यक्त कर सकते हैं। हमें बस केवल ये प्रयास करना होता है कि इसका सटीक उत्तर क्या है, सही उत्तर चुनने में हम अधिक जो है अपना तर्क चिंतन करते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अभिसारी चिंतन, और यहाँ पे क्या है? अपसारी चिंतन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता है रचनात्मकता और मौलिकता। यह नई संभावनाओं और विचारों को जन्म देता है। ठीक है, जब रचनात्मक रूप से व्यक्ति सोचेगा तो निश्चित ही वो कुछ ना कुछ नया जरूर इंट्रोड्यूस करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है खुला दृष्टिकोण। इसका दायरा विस्तृत होता है और यह विभिन्न दिशाओं में सोचने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसका दायरा कैसा होता है? विस्तृत होता है, ब्रॉड होता है, और ये इसमें कैसे सोचते हैं? विभिन्न दिशाओं में सोचते हैं, कई प्रकार से सोचते हैं। इस प्रकार से ये क्षमता जो है विकसित होती है। आइए इसका उदाहरण समझते हैं। किसी कहानी का अलग अलग अंत लिखना, किसी उत्पाद के लिए नए डिजाइन बनाना, समस्या के लिए कई समाधान प्रस्तुत करना। ठीक है, कोई कहानी अगर किसी को सुनाई जाए और उससे पूछा जाए कि इसका एंडिंग क्या होगा या फिर इसका टाइटल क्या होगा, तो हर बच्चे का एक अलग ही जवाब आता है ना। तो जिससे कि हम समझ सकते हैं कि बच्चों ने यहाँ पे कौन से चिंतन का प्रयोग किया? बताइए, अपसारी चिंतन का प्रयोग किया, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का। आइए जानते हैं अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में क्या अंतर है, डिफरेंस के बारे में जानते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे सामने, और अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में हम यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं उद्देश्य। ठीक है, क्या उद्देश्य होता है अभिसारी चिंतन में? तो अभिसारी चिंतन में उद्देश्य होता है एक सही उत्तर तक पहुँचना, है ना, केवल एक सही उत्तर तक पहुँचना। किसका उद्देश्य होता है? अभिसारी चिंतन का। और वहीं अपसारी चिंतन का होता है कई संभावित उत्तर उत्पन्न करना। ठीक है, दूसरे पैरामीटर की ओर बात करते हैं। सोचने का तरीका है, क्या होता है? तो अभिसारी चिंतन में तार्किक और विश्लेषणात्मक
चिंतन की ओर ध्यान दिया जाता है, जबकि अपसारी चिंतन में रचनात्मक और कल्पनाशीलता को ध्यान दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। परिणाम, रिजल्ट अर्थात, है ना, निश्चित होता है, डेफिनिट होता है किसमें? अभिसारी में। और अपसारी में अनेक संभावनाएं होती हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं परिणाम के रिजल्ट्स की। एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं अभिसारी चिंतन में? तो गणितीय समस्याएं हल करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? अभिसारी चिंतन के गणितीय समस्याओं को हल करना। और अपसारी चिंतन के एग्जाम्पल्स हैं नई कहानी, डिजाइन या विचार प्रस्तुत करना आदि। उपयोग कहाँ कहाँ पे है? तो अभिसारी चिंतन का उपयोग है विज्ञान में, तर्कशास्त्र में, गणित में। और अपसारी चिंतन का उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से कला, साहित्य, अनुसंधान और नवाचार में। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया है। अगर आपको ये क्लास समझ में आया है तो आप एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है अगले वीडियो को जल्द से जल्द लाने में। तो चलिए आगे जानते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। शिक्षा में दोनों प्रकार के चिंतन, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन का समान महत्व है। अतः शिक्षक को बालक की आवश्यकता, रुचि और विशेषता के अनुसार इसका विकास करना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये क्लास? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों के साथ में ये ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा जो कोई बीएड की एग्ज़ाम की या डीएलएड एग्ज़ाम की या फिर टेट, सीटेट, एसटेट आदि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इस क्लास से ज़रूर लाभ मिलेगा। आने वाले समय में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, मॉक टेस्ट वगैरह भी लाने वाले हैं। और आपको ये सारे पीडीएफ और सारी वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जा कर के चैनल से जुड़ जाइए और कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हैं और आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।